हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इंडेक्स 110 का कंसोलिडेशन का। राम लिमिटेड अक्वायर्ड 60% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ऑफ कृष्ण लिमिटेड वाला। राम लिमिटेड कृष्ण लिमिटेड, ठीक है। तसल्ली से करेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन, सब कुछ नीचे लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट के कंसेप्ट भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, सॉल्यूशन भी नीचे करा हुआ है। अपन आराम से समझते हैं, स्टेप वाइज अपन इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। Ram Limited acquired 60% ordinary shares of 100 each of Krishna Limited on 1st October 2001. ठीक है। On 31st March 2002 the summarized balance sheet of two companies were given as below. Ram Limited की और कृष्णा लिमिटेड की अपने को 31st March 2002 की बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। पूरी बैलेंस शीट अपने को दी हुई है। फिर क्या लिखा हुआ है, द retained earnings of Krishna Limited showed a credit balance of ₹60,000 on 1st April 2001. यानी क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। आउट ऑफ विच अ डिविडेंड ऑफ 10% वॉज पेड ऑन 1st November. राम लिमिटेड हैज़ क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव्ड टू इट्स रिटेन्ड अर्निंग्स। फेयर वैल्यू दी हुई अपने को प्लांट एंड मशीनरी की ऑन एक्विजिशन डेट यानी 1 अक्टूबर की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ प्लांट एंड मशीनरी का, ठीक है। आगे एडजस्टमेंट होंगे, इसमें दो एडजस्टमेंट अपने पास इस क्वेश्चन में। एक एडजस्टमेंट है डिविडेंड का, दूसरा एडजस्टमेंट है फेयर वैल्यू का। तीसरा फेयर वैल्यू में ये डेप्रिसिएशन का एक पार्ट और आएगा प्लांट एंड मशीनरी का, वो वाला तीनों अपन करेंगे, तीनों समझेंगे। फॉलोइंग आर द इंक्रीज ऑन कंपैरिजन ऑफ फेयर वैल्यू एज पर रिस्पेक्टिव इंडेक्स। हमने वो क्या दी हुई है, एक्विजिशन डेट पे अलग अलग लाइबिलिटीज और असेट्स के फेयर वैल्यू इंक्रीज दिए हुए, यानी क्या है, तीनों सारे के सारे क्या है, फेयर वैल्यू इंक्रीज हैं, ठीक है। अपने को क्या करना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। इट में बी अज्यूम दैट इन्वेंट्री इज स्टिल अनसोल्ड, यानी इन्वेंट्री अभी भी जो ऑन द बैलेंस शीट ऑफ ट्रेड पेबल, यानी जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो अभी भी अनसोल्ड है, वो बिकी नहीं है। अगर बिकी होती तो उसका एक अलग एडजस्टमेंट होता है, वो अपन इस क्वेश्चन में नहीं है, तो अपन इधर डिस्कस नहीं कर रहे, बेकार वीडियो बहुत लंबी होगी। अपन जितना इस क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट पार्ट है उतना यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। Also assume that the other reserves as on 31st March 2002 are the same as on 1st April 2001, यानी अदर रिजर्व का बैलेंस जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। क्या कहता है हमारा फर्स्ट स्टेप, पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जर्व केयरफुली द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ कंसोलिडेशन, पेरेंट कंपनी का शेयर और एनसीआई का शेयर ऑन कंसोलिडेशन डेट, ठीक है। ये चार चीज़ें अपने को पहले इसमें नोट डाउन करनी है। चलो अपन देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। मैं हो सके उतना क्वेश्चन पे जाना अवॉइड करूँगा, क्या इसमें लंबा हो सकता है, लेकिन जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ अपन क्वेश्चन को विजिट करेंगे, ठीक है। कहाँ है अपना सॉल्यूशन इसका, ये आ गया सॉल्यूशन। क्या है हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अक्टूबर 2001, डेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या है 31 मार्च 2002, पेरेंट कंपनी का शेयर कितना है 60% और एनसीआई का शेयर कितना हो गया 100 - 60% इज इक्वल टू 40%, ठीक है। ये अपने को क्वेश्चन से बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गई। ये वैसे तो अपने को आंसर में नहीं लिखनी होती है, लेकिन क्या ये बहुत जरूरी होती है, एनसीआई की कैलकुलेशन के लिए जरूरी होती है। कंसोलिडेशन अपन कब कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए एक्विजिशन डेट क्या है, कंसोलिडेशन डेट के 20 तक का अपने को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है, उसकी जरूरत होती है। तो ये मेन 4 जनरल इन्फॉर्मेशन अपने को लिख करके रख लेनी है, ठीक है। अपने लिख के रख ली। नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, स्टेप 2 क्या कहता है, अब अपन देखते हैं। ये अपन ने स्टेप 1 खत्म कर दिया। स्टेप 2, डू बाइफर्केशन ऑफ प्री एंड पोस्ट रिजर्व्स बेस्ड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डू बेसिक कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीज डिक्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट्स एंड आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट पोस्ट एक्विजिशन इन पेरेंट एंड सब्सिडरी। बिल्कुल बेसिक सी बात है। अपन सबसे पहले प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारा प्रॉफिट, रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग का पार्ट, और जो भी पोस्ट वाला पार्ट है, क्योंकि प्री वाला पार्ट तो पूरा का पूरा सब्सिडरी का ही हुआ, जब एक्विजिशन हुआ उसके बाद वाला डिस्ट्रीब्यूट होगा पेरेंट और सब्सिडरी में। बिल्कुल एक्विजिशन के बाद वाला मतलब पोस्ट वाला पार्ट। प्री और पोस्ट, प्री मतलब एक्विजिशन से पहले, पोस्ट मतलब एक्विजिशन के बाद। जो भी पोस्ट वाला पार्ट होगा यहाँ पे हमारा जो पोस्ट वाला प्रॉफिट निकल के आएगा उसको अपन पेरेंट और सब्सिडरी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज पर देयर शेयर होल्डिंग, यानी 60% और 40%, ठीक है। चलो अपन देखते हैं इस चीज़ को, और इसी पॉइंट में अपने को क्या करना है, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स भी करने हैं। सारे के सारे एडजस्टमेंट से मेरा मतलब 2 एडजस्टमेंट, डिविडेंड और फेयर वैल्यू का, ठीक है। चलो अपन करते हैं, अपन आते हैं हम सॉल्यूशन पे। अपन सबसे पहले देखते हैं कैसे करेंगे अपन इसको। ये आ गया अपन स्टेप 2 पे। स्टेप 1 अपना पूरा हो गया। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट। प्री रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस कितना था, ₹60,000 का। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस प्लस, ये बिल्कुल अपने को बात ध्यान में रखनी है कि अपन जितने भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जितने भी एडजस्टमेंट अपन कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, सब्सिडरी की बुक्स में कर रहे हैं, सब्सिडरी की फिगर्स में कर रहे हैं। पेरेंट की फिगर में कोई चेंज नहीं होगा। जो अक्वायर कर रहा है पेरेंट, वो जो सब्सिडरी को जैसा सब्सिडरी को अक्वायर कर रहा है, यानी इस क्वेश्चन में कृष्ण लिमिटेड, उस सब्सिडरी की बुक्स में अपन कैलकुलेशन, सब्सिडरी की बुक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन। सब्सिडरी की फेयर वैल्यू चेक करेंगे, सब्सिडरी का डिविडेंड चेक करेंगे, सब कुछ सब्सिडरी का ही अपन इसमें कर रहे हैं। तो सब्सिडरी का ओपनिंग रिटेन अर्निंग कितनी है, चलो अपन देख लेते हैं यहाँ से। ओपनिंग रिटेन अर्निंग मेरे को दिखाई दे रही है, अच्छा ओपनिंग रिटेन अर्निंग अपने को नीचे दी हुई है, ये तो क्लोजिंग है। ये जो बैलेंस शीट है वो तो 31 मार्च की है 2002 की, ठीक है। अपने को ओपनिंग चाहिए। 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस कितना था, 60,000 का था सब, और अब कितना हो गया 1,64,000 का हो गया, यानी इंक्रीज कितना हुआ 1,64,000 - 60,000, 1,04,000 का इंक्रीज हुआ। चलो अपन एक बार नीचे चलते हैं अब।
अपन अब नीचे चलते हैं, हमारे सॉल्यूशन पे ये आ गए। क्या रहा हमारा ओपनिंग बैलेंस? प्री ओपनिंग बैलेंस तो प्री ही था क्योंकि बीच में हुआ एक्विजिशन। 60,000 का ओपनिंग बैलेंस रिटेन अर्निंग का। इंक्रीज कितना हुआ रिटेन अर्निंग में? 1,64,000 क्लोजिंग माइनस 60,000 इज इक्वल टू 1,04,000। अब ये जो इंक्रीज हुआ ये तो पूरे साल में हुआ। अब इस पूरे साल में हमारा एक्विजिशन भी हुआ। एक्विजिशन हमारा कब हुआ? 1 अक्टूबर को हुआ, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स प्री 6 मंथ्स पोस्ट। तो अपन इसको आधा आधा बांट देंगे, 52,000 प्री 52,000 पोस्ट। ये अपन ने यहाँ पे प्री में ऐड कर दिया टोटल, यहाँ पे अपन ने पोस्ट में ऐड कर दिया। यानी जो रिटेन अर्निंग में इंक्रीज हुआ उसमें प्री में तो 52,000 हुआ, पोस्ट में 52,000 हुआ। टाइम रेशियो के बेसिस पे अपन रिटेन अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ये अपन ने रिटेन अर्निंग कर दी। अब हमारे पास अदर रिजर्व्स हैं। अदर रिजर्व्स का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 2 लाख का था। क्वेश्चन में ऊपर एक लाइन दी हुई थी कि अदर रिजर्व्स के बैलेंस में कोई चेंज नहीं आया, यानी 2 लाख का 2 लाख ही है, पूरा का पूरा 2 लाख क्या रहेगा? प्री रहेगा। कोई चेंज नहीं आया पूरे साल में, यानी कुछ हुआ ही नहीं। अगर कुछ हुआ होता तो अपन उसका सेम ट्रीटमेंट जैसे अपन ने इसका करा वैसे कर देते। हाँ कर देते हैं, ठीक है। अब आई बात एडजस्टमेंट्स की। चलो सबसे पहले अपन इसमें डिविडेंड का एडजस्टमेंट करते हैं। क्या है डिविडेंड? पहले अपन लाइन पढ़ते हैं क्वेश्चन में, डिविडेंड की लाइन क्या है, फिर अपन उसका कंसेप्ट समझेंगे एडजस्टमेंट का, फिर उसको अपन क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ विच, यानी इसमें से पे हुआ डिविडेंड कुल मिला के, आउट ऑफ विच अ डिविडेंड ऑफ 10% वॉज पेड ऑन 1 नवंबर। ठीक है, 10% का डिविडेंड पे हुआ। 10%, सबसे मेन बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अपने को 10% इसका नहीं लेना है। यहाँ पे अपने को 10% इसका नहीं लेना। इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ विच डिविडेंड ऑफ 10% वॉज पेड। डिविडेंड हमेशा किस पे होता है? डिविडेंड हमेशा शेयर कैपिटल पे होता है। ठीक है, इसमें शेयर कैपिटल है, हाँ है। कितनी शेयर कैपिटल है हमारे पास? इसमें 4 लाख की शेयर कैपिटल है साहब। तो यानी इसमें डिविडेंड कितना पे हुआ? 4 लाख का 10% कितना हुआ? 40,000। क्या पे हुआ डिविडेंड? 40,000 का डिविडेंड पे हुआ। क्या लिखा हुआ है इसमें? 10% का डिविडेंड पे हुआ। 10% ऑफ 4 लाख कितना हुआ? 40,000 का इसमें डिविडेंड पे हुआ। ध्यान रखना अपन सब्सिडरी का ही चेक कर रहे हैं, सब्सिडरी में ही सारे एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो सब्सिडरी की ही बैलेंस शीट की, सब्सिडरी की ही शेयर कैपिटल का अपन 10% करेंगे। ठीक है, तो 4 लाख का 10% कितना हुआ? 40,000 हुआ। चलो अपन डिविडेंड के एडजस्टमेंट पे चलते हैं। क्या कहता है डिविडेंड का एडजस्टमेंट? मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है, ये आ गया डिविडेंड का एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट इज मेड फॉर डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी इन करेंट ईयर। बिल्कुल अपन ने बात समझी कि सब्सिडरी पे करती है डिविडेंड, उसका अपन एडजस्टमेंट करते हैं। डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी इज एन इंट्रा ग्रुप आइटम, क्योंकि आपस में डिविडेंड पे हो रहा है भाई, सब्सिडरी होल्डिंग को दे रही है, तो क्या वो आपस का इंट्रा ग्रुप आइटम हुआ। इंट्रा ग्रुप आइटम को हमेशा अपन क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं, दस एलिमिनेशन विल बी मेड। ठीक है, एड टू पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग, ये हमारा क्या कहता है जनरली? ये क्या जनरल रूल क्या है हमारा जनरल रूल क्या है? ऐड टू पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग। लेकिन अगला पॉइंट क्या कहता है? इफ सब्सिडरी कंपनी इज अक्वायर्ड बिटवीन द करेंट ईयर। क्या इसमें ऐसा केस है हमारा बिटवीन द करेंट ईयर सब्सिडरी अक्वायर्ड हुई? हाँ, हमारा करेंट ईयर क्या है? 2001 सब्सिडरी कब अक्वायर हुई है? 1 अक्टूबर 2001। क्या बिटवीन द करेंट ईयर? हाँ, तो यानी ये वाला पॉइंट इस पर एप्लीकेबल है, ये वाला नहीं है। इफ सब्सिडरी कंपनी इज अक्वायर्ड बिटवीन द करेंट ईयर देन एड डिविडेंड टू प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑन टाइम रेशियो। यानी अपन क्या करेंगे, जो हमारा 40,000 का डिविडेंड है उसको अपन प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके प्री में टाइम रेशियो के हिसाब से ऐड करेंगे और पोस्ट में टाइम रेशियो के हिसाब से ऐड करेंगे। यानी इसमें हमारा टाइम रेशियो 6 मंथ्स का है, यानी 20,000 प्री में जाएगा, 20,000 पोस्ट में जाएगा। चलो अपन कर देते हैं, हाथों हाथ में आपको दिखाता जाता हूँ। ये आ गया अपना 20,000 प्री में चला गया, 20,000 पोस्ट में चला गया। ठीक है, और क्या कहता है डिविडेंड का एडजस्टमेंट हमारा? और भी कुछ कहता है, लेकिन वो अपन इस स्टेप में नहीं करेंगे, वो आगे करेंगे, लेकिन अपन पढ़ लेते हैं अभी जिससे अपने को आगे जाकर के याद रहे। क्या कहता है वो डिविडेंड का एडजस्टमेंट? थर्ड पॉइंट, पेरेंट कंपनी का शेयर ऑफ डिविडेंड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम ग्रुप रिटेन अर्निंग, जो अपन स्टेप 6 में करते हैं। अच्छा, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो तो स्टेप 6 में काम आएगा, अभी इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है स्टेप 2 में। ठीक है, अपन अभी स्टेप 2 कर रहे हैं। एनसीआई का डिविडेंड का शेयर रिड्यूस होगा एनसीआई से स्टेप 4 में। ठीक है, ये स्टेप 4 में आएगा, अभी इसका कोई काम नहीं क्योंकि अपन स्टेप 2 कर रहे हैं। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर क्या हुआ, इसका पेरेंट कंपनी का शेयर कितना हुआ? डिविडेंड है हमारा 40,000 का, 40,000 का 60% 24,000, यहाँ पर फिगर 24,000 का ऐड होगा और बचा हुआ कितना हुआ? 16,000, वो यहाँ पर एनसीआई में ऐड होगा। ठीक है, सॉरी रिड्यूस होगा। ठीक है, चलो ये जो दोनों पॉइंट है ये इस क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट नहीं है। जिस क्वेश्चन में पॉइंट रेलिवेंट होंगे उसको अपन नहीं करेंगे, अभी के लिए रेलिवेंट नहीं है, तो मैं वीडियो को अननेसेसरीली बड़ा नहीं करूँगा। अपन ने डिविडेंड का एडजस्टमेंट पूरा कर लिया। ठीक है, चलो अब अपना एडजस्टमेंट अगला आता है फेयर वैल्यू का। देखो यहाँ पे दी हुई है ना अपने को क्वेश्चन में फेयर वैल्यू, ये देखो अपने को यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन में फेयर वैल्यू इंक्रीज हुए हैं, यहाँ पर इसकी फेयर वैल्यू दी हुई है, यानी फेयर वैल्यू का कुछ एडजस्टमेंट अपने को करना है। चलो ठीक है, अपन कर लेते हैं। सबसे मेन बात आप यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर क्या हो रहा है? तीनों की फेयर वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉलोइंग आर द इंक्रीज ऑन कंपेरिजन ऑफ फेयर वैल्यू, यानी ये भी इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है। ठीक है, चलो अपन देखते हैं हम कैसे करते हैं अपन इन चीज़ों को डील।
ये आ गया अपन, ये डिविडेंड एडजस्टमेंट अपना, ये आ गया अपना फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट्स। क्या करते हैं अपन, ऑन द एक्विजिशन डेट पेरेंट टेक्स असेट ऑफ सब्सिडरी एट फेयर वैल्यू, क्या करते हैं, फेयर वैल्यू पे टेक ओवर होती हैं असेट्स, ठीक है। दस वी नीड टू डू सम एडजस्टमेंट्स इन द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी। ये बात मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोली थी, आपको हमेशा ध्यान रखनी है कंसोलिडेशन के क्वेश्चन करते वक्त कि अपने को हमेशा सब्सिडरी की बुक्स में, सब्सिडरी के फिगर्स में ही चेंजेस करने हैं। चलो ठीक है। अब हमारे ऊपर आपने देखा होगा दो असेट दिख रहे हैं, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग थी और एक इन्वेंट्री थी, उसकी फेयर वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अपनी असेट की बात करते हैं पहले। फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट इज मोर देन कैरिंग अमाउंट ऑन एक्विजिशन डेट। क्या ये केस हमारे क्वेश्चन का है? हाँ, यही तो हमारा केस का क्वेश्चन है। लैंड एंड बिल्डिंग में भी इंक्रीज हो रहा है और जो इन्वेंट्री उसमें भी इंक्रीज हो रहा है। क्या करते हैं अपन, एड इंक्रीज इन फेयर वैल्यू टू प्री एक्विजिशन रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी एंड एड इंक्रीज इन फेयर वैल्यू टू दैट असेट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। यानी सबसे पहले अपने को क्या करना है, स्टेप 2 के लिए अपन जब स्टेप 2 परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए क्या करना है, अपने को प्री एक्विजिशन के रिजर्व्स में अपने को जो असेट में इंक्रीज हुई है फेयर वैल्यू का वो अपने को ऐड करना है। चलो अपन देखते हैं कैसे करते हैं। और देखो लाइबिलिटी में अपने को क्या करना है, मैं आपको लाइबिलिटी का भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि लाइबिलिटी में भी आपको ध्यान हो ट्रेड पेबल में भी एक इंक्रीज हो रहा है। तो जब फेयर वैल्यू ऑफ एक्विजिशन डेट इज मोर देन कैरिंग अमाउंट ऑन एक्विजिशन डेट, तो अपन क्या करते हैं, लेस इंक्रीज इन फेयर वैल्यू फ्रॉम प्री एक्विजिशन एंड एड दैट इंक्रीज इन द फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। यानी अगर हमारा असेट में वैल्यू इंक्रीज, अगर हमारी असेट की फेयर वैल्यू इंक्रीज है तो प्री एक्विजिशन में उसको ऐड कर दो। स्टेप 2 के लिए, सिर्फ स्टेप 2 की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेप वाइज है सब कुछ। अगर असेट की फेयर वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है तो उसको प्री एक्विजिशन में ऐड कर दो। फेयर वैल्यू की फेयर वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है तो उसको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट रिजर्व्स में से लेस कर दो। जब अपन बैलेंस शीट बनाएंगे तब अपन ये दूसरा वाला पार्ट उस समय करेंगे, ठीक है। चलो अपन कर लेते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ वर्किंग नोट पे। ये आ गया हमारा वर्किंग नोट। ये देखो अपन ने डिविडेंड का एडजस्टमेंट कर लिया, डिविडेंड का अपन ने ये प्री एंड पोस्ट में बांट लिया। ये अपन बाद में करेंगे स्टेप 6 में, ये अपन स्टेप 4 में करेंगे। अभी अपन स्टेप 2 पे ही है, स्टेप 2 सबसे बड़ा होता है। ये आ गया अपने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। ट्रेड पेबल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 20,000 से, तो अपन क्या करेंगे, लेस फ्रॉम प्री एक्विजिशन रिजर्व। ये कर दिया, देखो अपन ने लेस फ्रॉम प्री एक्विजिशन रिजर्व ये कर दिया, ठीक है। और क्या हो रहा है अपने पास, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्या करेंगे अपन, ऐड टू प्री एक्विजिशन रिजर्व। चलो अपन ऐड कर देते हैं प्री एक्विजिशन रिजर्व में, ये अपन ने ऐड कर दिया। इन्वेंट्री की भी वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है। क्या करते हैं अपन, इन्वेंट्री की वैल्यू में 30,000 का इंक्रीज हो रहा है, ऐड करते हैं टू प्री एक्विजिशन रिजर्व। चलो ऐड कर देते हैं, ये अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है। एक चौथा असेट अपने पास और है क्या, प्लांट एंड मशीनरी का। चलो प्लांट एंड मशीनरी का एडजस्टमेंट हमें समझते हैं कैसे होगा। बेसिक एडजस्टमेंट तो क्या होगा, चलो बेसिक एडजस्टमेंट पहले अपन देख लेते हैं कितना होगा फेयर वैल्यू का। हाँ, ये आ गए अपन प्लांट एंड मशीनरी में। चलो फेयर वैल्यू कितनी है प्लांट एंड मशीनरी की, क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। आप क्वेश्चन एक बार देखना, मैं बार बार ऊपर जाऊंगा बहुत टाइम जाएगा। देखो ये अपने को क्वेश्चन में दी हुई है, मैं आपको बता दूं। फेयर वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर यानी एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 4 लाख की, ठीक है। अब अपने को क्योंकि अपन फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज देखना है एज ऑन एक्विजिशन डेट, हाँ देखना है। हमारे पास एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू 4 लाख की है, तो अपने पास एक्विजिशन डेट की ही कैरिंग अमाउंट होनी चाहिए, तभी तो अपन कंपेयर कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल कंपेयर कर पाएंगे। लेकिन हमारे पास, चलो अपन बैलेंस शीट में चलते हैं। अपने को क्या चाहिए अब, कैरिंग अमाउंट एज ऑन एक्विजिशन डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। चलो ठीक है, क्या हमारे पास ये हमारे पास देखो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 2,70,000 की। ये हमारे पास बुक वैल्यू है यानी कैरिंग अमाउंट है। लेकिन क्या ये कैरिंग अमाउंट 1 अक्टूबर 2001 की है, क्या ये कैरिंग अमाउंट एक्विजिशन डेट की है, नहीं। ये वाली कैरिंग अमाउंट है हमारे पास 31 मार्च 2002 की, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन की रेट है 10% की, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यानी एक कोई ओपनिंग फिगर एग्जिस्ट कर रहा होगा कब, 1/4/2001 को, जिस पे अपन ने 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करा और ये वाली वैल्यू हमारी आ गई 2,70,000 की। हाँ बिल्कुल ठीक है। यानी ये जो 2,70,000 की वैल्यू है ये 90% वैल्यू डिपिक्ट कर रही है। हाँ बिल्कुल ये 90% वैल्यू डिपिक्ट कर रही है। तो अगर अपने को बैक कैलकुलेशन करनी है और 1 अप्रैल 2001 की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे 2,70,000 डिवाइडेड बाय 90%। बेसिक मैथ्स कितनी आ गई हमारे पास ओपनिंग वैल्यू, हमारे पास ओपनिंग वैल्यू आ गई 2,70,000 डिवाइड बाय 90%, 3 लाख रुपीज़ की, 3 लाख। लेकिन साहब अपने को तो 1 अक्टूबर 2001 की वैल्यू चाहिए एक्विजिशन डेट की। मेरे पास अभी वैल्यू है 1 अक्टूबर 2001 की, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा इसको, मैं 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा। सिंपल, कैसे करूंगा मैं 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन की रेट 10% है इंटू 6/12। सिंपल, कितना आया, 3 लाख का 10% इंटू 6/12, 15,000 आया साहब, 15,000, ठीक है। यानी मेरे पास कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई एज ऑन एक्विजिशन डेट, 3 लाख माइनस 15,000, 3 लाख माइनस 15,000, 2,85,000। चलो अपन हम नीचे चलते हैं। अपन देख रहे हैं ना फेयर वैल्यू में कितना इंक्रीज हुआ भाई। वो जो बाकी के 3 असेट लाइबिलिटी थे, ट्रेड पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग और अपना तीसरा क्या था, इन्वेंट्री, उसके तो अपने को क्वेश्चन में दे रखे थे, लेकिन इसका अपने को नहीं दे रखा है इंक्रीज डिक्रीज। तो अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। चलो अपन इसको देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये देखो
ये हमारी फेयर वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। अपन ने कैरिंग अमाउंट निकाल ली 2,85,000 जो अपन ने ऊपर मैंने आपको कैलकुलेशन बताई। क्या फेयर वैल्यू इंक्रीज है? हाँ इंक्रीज है। कितना इंक्रीज है? 4 लाख माइनस 2,85,000 1,15,000। क्या करते हैं जब हमारा फेयर वैल्यू इंक्रीज होता है? ऐड करते हैं प्री एक्वेशन रिजर्व में, ये अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन इस केस में जब डेप्रिशिएबल असेट होता है तो अपन एक एडजस्टमेंट और करते हैं। वो एडजस्टमेंट क्या होता है वो आप समझना अब। इन केस ऑफ असेट्स, देखो यहाँ तक तो अपन देख चुके थे, ये पेज आपको ध्यान आ रहा है? हाँ ये अपन कर चुके। लेकिन अगर कोई असेट जिस पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो रहा है, डेप्रिसिएशन की डिटेल अपने को दी हुई है, तो अपन उसमें क्या करते हैं? एक एडजस्टमेंट और करते हैं। देखो अपन वैल्यू किस पे लेते हैं? फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। लेकिन फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट अलग अलग भी हो सकता है। हाँ अलग अलग हो सकता है। अभी अपन ने देखा कि कहाँ फेयर वैल्यू 4 लाख की थी, कैरिंग अमाउंट 2,85,000 का था। यानी कंपनी ने, सब्सिडरी कंपनी ने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करा हुआ होगा वो अपनी कैरिंग वैल्यू के हिसाब से करा हुआ होगा। हाँ लेकिन हम तो फेयर वैल्यू पे लेते हैं, तो हमें तो फेयर वैल्यू के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इसका मतलब या तो सब्सिडरी कंपनी ने कुछ डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर रखा होगा या कम चार्ज कर रखा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस ऑफ फेयर वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट। वो डिफरेंस अपने को क्या करना है? डेप्रिसिएशन का एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है? स्टेप 1, कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट ऑन एक्विजिशन डेट। चलो अपन साथ साथ में लेके चलते हैं। कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट ऑन एक्विजिशन डेट हमारा स्टेप 1, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट ऑन एक्विजिशन डेट 2,85,000, ठीक है। क्या कहता है स्टेप 2? स्टेप 2 कहता है ऑब्जर्व द फेयर वैल्यू ऑफ असेट ऑन एक्विजिशन डेट। फेयर वैल्यू ऑफ असेट तो अपने को एक्विजिशन डेट की दी हुई है क्वेश्चन में 4 लाख की। चलो अपन ने फेयर वैल्यू ऑफ एक्विजिशन डेट ऑफ 4 लाख लिख दी, ठीक है। क्या कहता है थर्ड स्टेप? स्टेप 3, कैलकुलेट इंक्रीज या डिक्रीज इन वैल्यू एज डिस्कस्ड अबव। जो अपन ने अभी डिस्कस करा, जो अपनी इंक्रीज निकल के आई थी, कितनी आई थी इंक्रीज अपनी निकल के? 1,15,000 की आई थी आई थिंक। हाँ ये आ गया अपना 1,50,000 का इंक्रीज डिक्रीज अपन ने नोट डाउन कर दिया। अब क्या करना है अपने को? डू एडजस्टमेंट ऑफ एडिशनल या लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम एक्विजिशन डेट टू कंसोलिडेशन डेट। देखो एक्विजिशन डेट जो सब्सिडरी कर चुकी वो कर चुकी, उससे अपने को मतलब नहीं है। एक्विजिशन डेट के बाद अपन क्या कर रहे हैं? फेयर वैल्यू मेजर कर रहे हैं। यानी एक्विजिशन डेट से लेकर कंसोलिडेशन डेट के बीच का जो डेप्रिसिएशन है उसको अपने को एडजस्ट करना है। एक्विजिशन डेट से कंसोलिडेशन डेट के बीच का ध्यान से पढ़ना, नोट्स में सब लिखा हुआ है मैंने ये वाली चीज़। देखो एक्विजिशन डेट टू कंसोलिडेशन डेट साफ साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। एक्विजिशन डेट टू कंसोलिडेशन डेट यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, ठीक है। कैसे करते हैं अपन? डेप्रिसिएशन फ्रॉम एक्विजिशन डेट टू कंसोलिडेशन डेट ऑन फेयर वैल्यू, यानी इस क्वेश्चन में 4 लाख का 10%, हमारी फेयर वैल्यू 4 लाख का 10% 6/12 और लेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम एक्विजिशन डेट टू कंसोलिडेशन डेट ऑन कैरिंग अमाउंट। चलो अपन देख लेते हैं। ये आ गया अपना स्टेप 4, डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च ऑन फेयर वैल्यू, इतना आया। डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च ऑन 3 लाख। ये 3 लाख क्यों लिया? आप पूछ सकते हो, आपको डाउट आ सकता है कि भैया अपने को एक्विजिशन डेट से कंसोलिडेशन डेट का बीच का निकालना है, तो एक्विजिशन डेट पे तो इसकी जो वैल्यू हुई, जो कैरिंग अमाउंट हुई, वो 3 लाख का 10% इंटू 6/12 2,85,000 हुई। देखो मेरे से भी यहाँ पे यही गलती हुई थी, लेकिन क्या है ये जो है ये SLM मेथड फॉलो कर रही है। कैसे अपने को SLM मेथड पता चला? क्योंकि इसमें अपने को 10% की डेप्रिसिएशन रेट दी हुई है। ये WDV मेथड नहीं है, ये SLM मेथड है। इसलिए SLM मेथड में पूरे साल कंसिस्टेंटली डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। यानी आधे साल का डेप्रिसिएशन 15,000, आधे साल का डेप्रिसिएशन 15,000, टोल मिला के 30,000, जो कि 10% होता है, ठीक है। यानी अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 3 लाख का 10% इंटू 6/12, ठीक है। WDV अंटिल नहीं दिया हुआ हो तो आप इसको SLM ही अज्यूम करना, ठीक है। चलो तो अपना कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 15,000 का। यानी फेयर वैल्यू के हिसाब से अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए 20,000, लेकिन मैंने अभी कर रखा है 15,000। यानी मेरे को क्या करना है? एडिशनल 5,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। एडिशनल 5,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। चलो अपन देखते हैं ऊपर अपने को क्या करना होता है इसका एडजस्टमेंट नोट्स के हिसाब से। आ गया, ये देखो अगर ये फिगर पॉजिटिव आता है, क्या हमारा पॉजिटिव आया? हाँ हमारा पॉजिटिव आया। यहाँ पे कुछ शायद 40,000 का फिगर था, यहाँ पे 40,000 का फिगर था, और यहाँ नहीं 40,000 का 10% इंटू 6/12 नहीं, यहाँ पे 20,000 का फिगर था, यहाँ पे 15,000 का फिगर अपन ने माइनस करा, हमारे पास 5,000 आया। क्या पॉजिटिव आया? हाँ पॉजिटिव आया। बिल्कुल मैंने स्टूडेंट लैंग्वेज में ही इसको समझाया हुआ है, जिससे आपको बिल्कुल तकलीफ ना आए। क्या करेंगे अपन? लेस फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग एंड लेस फ्रॉम दैट असेट इन कंसोलिडेशन बैलेंस शीट। ये वाला स्टेप अपन बाद में करेंगे, अपन अभी स्टेप 2 ही कर रहे हैं। मैं आपको वापस याद दिला दूं कि ये वीडियो में मैक्सिमम तो स्टेप 2 ही हो रहा है, सबसे बड़ा स्टेप 2 है, ठीक है। क्या करेंगे अपन? लेस फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग। चलो अपन 5,000 का बैलेंस पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग से कम कर देते हैं, ये अपन ने कम कर दिया, सिंपल। हमारे दोनों के दोनों एडजस्टमेंट हो गए। क्या हो गए? हाँ हो गए, ठीक है। अपन क्या करते हैं अब? चलो अपन अपने मेन स्टेप 2 पे चलते हैं, जो अपन अभी तक कर रहे थे। क्या आ गया अपना? कहाँ गया अपना स्टेप 2?
कहाँ गया अपना स्टेप 2, ये आ गया अपना स्टेप 2। ठीक है, अपन के पास ये फिगर भी का टोटल भी आ गया, ये टोटल भी आ गया। अब ये तो प्री है, इससे अपने को कोई मतलब है नहीं, ये तो सब्सिडरी का ही है। हाँ, पोस्ट से अपने को मतलब है, इसको अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है पेरेंट और सब्सिडरी में। इस क्वेश्चन में पेरेंट और सब्सिडरी का रेशियो क्या है, 60% और 40%। चलो अपन कर लेते हैं, और इसी के साथ हमारा ये स्टेप 2 भी खत्म हो जाएगा। चलो अपन सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर अपन स्टेप 3 पे आते हैं। यहाँ पर ये तो ICI का आंसर है। चलो कहाँ गया अपना लिखा हुआ, एक मिनट, कहाँ गया ये वर्क, हाँ ये आ गया। देखो ये उसका टोटल हमारा प्री का 6,57,000, पोस्ट का आ गया 67,000। इस पोस्ट को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है पेरेंट में और NCI में 60%, 40%। अपन ने कर दिया 60% 40,200 आया, 40% 26,800 आया। ठीक है, अब अपना क्या कहता है नेक्स्ट स्टेप, अपन ने 2 स्टेप खत्म कर दिए, अब अपन चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप कहता है कैलकुलेट नेट असेट्स विच आर टेकन बाय पेरेंट कंपनी ऑफ सब्सिडरी कंपनी एज ऑन एक्विजिशन डेट। मैं आपको बता दूं, नेट असेट्स अपन हमेशा फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी एड प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 2। क्या लेते हैं अपन, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी एड प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 2। ठीक है, जो अभी अपन ने कैलकुलेट करे ना प्री एक्विजिशन, जो मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे तो ऐसे कैसे रहेंगे, वो वाले प्री एक्विजिशन रिजर्व्स और शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी। देखो शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कितनी है, कृष्ण लिमिटेड की शेयर कैपिटल है साहब 4 लाख की। चलो अपन ऐड करते हैं नीचे, कैलकुलेट करते हैं नेट असेट्स, कहाँ गया, अब अपने को नेट असेट्स कैलकुलेट करने, ये आ गए अपन, कहाँ गया, ये आ गए। चलो नेट असेट्स में शेयर कैपिटल अपन अभी अपन ऊपर अभी देख के आए 4 लाख की, प्री एक्विजिशन रिजर्व 6,57,000 की अभी अपन ने कैलकुलेट करे। कहाँ करे, ये देखो प्री एक्विजिशन रिजर्व 6,57,000 की, ये देखो ये लिखा हुआ है प्री एक्विजिशन रिजर्व्स, ये प्री है ये पोस्ट है। ठीक है, 6,57,000 के रिजर्व्स आ गए, अपन ने ऐड कर दिया और हमारे पास क्या आ गया, नेट असेट्स आ गए। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या करते हैं हम, चलो अपन चलते हैं हम स्टेप 4 पे। क्या कहता है हमारा स्टेप 4, अपन ने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन के। कंसोलिडेशन के क्वेश्चन बड़े होते हैं, तो एग्जाम में भी अपना फर्स्ट क्वेश्चन मेनली इसका या फिर 103 का ही आता है। ठीक है, ये अपना स्टेप 3 पूरा हो गया। अब अपन देखते हैं हमारा स्टेप 4 क्या है। स्टेप 4 में अपन कैलकुलेट करते हैं NCI में भी अपन 2 चीज़ें करते हैं, एक अपन कैलकुलेट करते हैं ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन और एक अपन कैलकुलेट करते हैं ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन। एक्विजिशन डेट पे अपने पास फेयर वैल्यू, या तो अपन फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं या अपन प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट्स मेथड पे वैल्यू करते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को फेयर वैल्यू नहीं दी हुई है, तो अपन क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट्स मेथड से हमारी ओपनिंग NCI यानी एक्विजिशन डेट की NCI मेजर करेंगे। कैसे करते हैं, नेट असेट्स कैलकुलेटेड इन स्टेप 3 जो अभी अपन ने कैलकुलेट करे थे ना, वो इंटू NCI परसेंटेज। चलो अपन ये कैलकुलेट करते हैं NCI एज ऑन एक्विजिशन डेट। कहाँ गया हमारा लिखा हुआ, ये रहा एक्विजिशन डेट यानी 1 अक्टूबर 2001 में ये अपन ने नेट असेट्स कैलकुलेट करे थे 10,57,400 इंटू NCI परसेंट। हमारे पास एज NCI एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन आ गई 4,22,800। ठीक है, चलो अपन NCI एज ऑन कंसोलिडेशन डेट कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं अपन। NCI एज ऑन कंसोलिडेशन डेट, NCI एज ऑन, ये अपन ने इस वाले स्टेप का स्टेप 4 का अपन ने ये पार्ट कर लिया। अब अपन करेंगे NCI ऑन कंसोलिडेशन डेट। कैसे करते हैं, NCI एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन जो अभी अपन ने कैलकुलेट करी ये वाली, एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऐड NCI शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और कोई एडजस्टमेंट्स में अगर इसमें NCI के पोस्ट वाले में पार्ट में जा रहा है तो। चलो अपन देखते हैं NCI एज ऑन डेट ऑन एक्विजिशन कितना अपन ने अभी कैलकुलेट करा था। NCI एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन गिरा, NCI एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन अपन ने कैलकुलेट करा था 4,20,800 लिख दिया। शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो अपन ने अभी ऊपर निकाला था कुछ टाइम पहले, ये रहा NCI का शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 26,800, ये अपन ने लिख दिया 26,800 अपन ने ऐड कर दिया। और कोई एडजस्टमेंट है क्या जहाँ पर पोस्ट का पार्ट आ रहा है, हाँ है। क्या है, डिविडेंड का था। चलो अपन अब डिविडेंड के एडजस्टमेंट पे चलते हैं। ये आ गया अपना डिविडेंड का एडजस्टमेंट। क्या बताया था मैंने आपको, लेस NCI शेयर 40% का फ्रॉम NCI स्टेप 4 कहा था मैंने आपको कि जब अपन NCI का स्टेप 4 परफॉर्म करेंगे तब अपन करेंगे। बस यही चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। देखो आपको नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, मैंने आपको नोट्स में फॉर्मूला, नोट्स, एडजस्टमेंट सब कुछ मैं आपको लिख के दे दूंगा। लेकिन ये एडजस्टमेंट आपको करना है, ये तो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ना, ये बिल्कुल ही आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये कैसे ध्यान रहेगी, ये प्रैक्टिस से ध्यान रहेगी। आप जब कैलकुलेट कर रहे हो NCI तब आपको ध्यान आना चाहिए कि कहीं ना कहीं मैंने ऊपर लिख रखा है ब्रैकेट में स्टेप 4, यानी कुछ करना है मेरे को स्टेप 4 में, और जो मुझे ऊपर जाके देखना है वो क्या है, एक चीज़ ये NCI का शेयर है जो अपने को लेस करना है। डिविडेंड का NCI का शेयर कितना हो गया 40,000 का, 40% कितना 16,000। चलो मैं 16,000 लेस कर देता हूँ। ये चीज़ जो आएगी ये प्रैक्टिस से ही आएगी, ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस से आएगी और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें आपकी कोई टीचर भी हेल्प नहीं कर सकता है, ये चीज़ आपको ही ध्यान रखनी पड़ेगी। ये आ गया अपना 16,000।
अपन ने लेस कर दिया। बस लिखा हुआ सब कुछ मिल सकता है आपको, लेकिन आपको ध्यान तो आपको ही रखना पड़ेगा ना कि यहाँ पे मुझे डिविडेंड का शेयर लेस करना है, नहीं तो फिर आप इसी को ऐड करके फिर एनसीआई निकाल के आ जाओगे। जो हमारा एनसीआई आया 4,33,600, अपन ने एनसीआई की कैलकुलेशन भी कर ली। इसी के साथ अपन ने अपना स्टेप 4 भी खत्म कर दिया। ठीक है, ये अपना कहाँ गया, 1 मिनट, कहाँ गए अपने स्टेप सारे। इसी के साथ मैंने मेरा स्टेप 4 खत्म कर दिया, मैंने ये भी कर दिया, एनसीआई की डेट ऑफ कैलकुलेशन निकाल दिया, और इसी के साथ मेरा स्टेप 4 भी खत्म हो गया। चलो अब स्टेप 5 क्या है, अब अपने को निकालना है गुडविल या फिर गेन ऑन बार्गेन परचेज या फिर कैपिटल रिजर्व। अगर अपन ने ज़्यादा परचेज कंसिडरेशन दे दिया और नेट असेट्स कम लिए, यानी अपन ने कुछ ज़्यादा पैसा दिया, किस चीज़ का ज़्यादा पैसा दिया, गुडविल का। अगर अपन ने कम पैसा दिया, नेट असेट ज़्यादा ले लिए, तो क्या होगा, वो कैपिटल रिजर्व होगा, जो कि अपन जब अपन अपना कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी बनाएंगे अपने अगले स्टेप में, उसमें अपन उसको ऐड करेंगे, अपन अभी देखेंगे सब कुछ। चलो क्या करना है अपने को, सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन पेड या गिवन टू सब्सिडरी। परचेज कंसिडरेशन पेड या गिवन टू सब्सिडरी अपन देखेंगे, ऐड करेंगे अपन एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। ध्यान रखना 1 अक्टूबर को जो अपन ने एनसीआई कैलकुलेट करी थी वो वाली, लेस नेट असेट जो अपन ने स्टेप 3 में कैलकुलेट करे थे वो। अगर ये फिगर पॉजिटिव आता है यानी अपन ने परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा दिया तो हमारी क्या होगी, गुडविल। अगर नेगेटिव आता है तो क्या होगी, गेन ऑन बार्गेन परचेज। एक छोटा सा नोट अब इसमें और ध्यान रखना, अगर परचेज कंसिडरेशन हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन सब्सिडरी बाय पेरेंट शोन इन द असेट साइड ऑफ पेरेंट बैलेंस शीट, जो पेरेंट की बैलेंस शीट में दिख रहा है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, उसको अपन एज अ परचेज कंसिडरेशन कंसिडर कर देंगे। चलो इस क्वेश्चन में ऐसा ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको नोट में लिख दिया कि अपन क्या करेंगे, अगर अपने को स्पेसिफिकली परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ तो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वही हमारा परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। कितना इन्वेस्टमेंट है हमारा, चलो अपन देखते हैं क्वेश्चन में कितना है। इन्वेस्टमेंट इन कृष्ण लिमिटेड कितना है, 8 लाख। अच्छा, यानी ये हमारा परचेज कंसिडरेशन है। चलो अपन करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। कहाँ है, ये आ गया। परचेज कंसिडरेशन कितने का है, 8 लाख का। एनसीआई कितनी है एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, ध्यान रखना अपने को ये वाली नहीं लेनी है, अपने को एक्विजिशन डेट वाली लेनी है, 4,22,800। नेट असेट्स अपन ने स्टेप 3 में कैलकुलेट करे थे 10,57,000 के। हाँ ये पॉजिटिव आ रहा है फिगर, यानी हमारी क्या है, गुडविल है। अब अपने को इसको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप इसमें बैलेंस शीट बनाओगे ना आगे जाकर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, उसमें आपको नॉन करेंट असेट्स में इस गुडविल को लिखना पड़ेगा, वहाँ पे भूल मत जाना। ठीक है, चलो अब अपना स्टेप 6 क्या कहता है। स्टेप 6 क्या है मेरा, मैंने 5 स्टेप परफॉर्म कर लिए, मैंने ये भी स्टेप कर लिया पूरा का पूरा। अब मेरा स्टेप 6 क्या है, इम्पेयरमेंट इस क्वेश्चन में है नहीं, तो जब होगा अपन उस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट वाइज मैंने इसमें लिख दिया सब कुछ, और ये सेल्फ सफिशिएंट पीडीएफ है, आपको देख करके सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो देखने की भी नीड नहीं है, मैं आपको बता दूँ तो। चलो 6 में क्या लिखा हुआ है, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। जो अपन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अदर इक्विटी लिखेंगे ना, उसकी कैलकुलेशन क्या कहती है, बैलेंस ऑफ पेरेंट या होल्डिंग कंपनी, यानी पेरेंट का ओपनिंग भी तो, पेरेंट का भी तो कुछ बैलेंस होगा, वो अपन लिख देंगे सबसे पहले। फिर जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अपन ने अर्न करे थे सब्सिडरी के, उसका हमारा पार्ट, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से 60% वाला पार्ट, वो अपन ऐड कर देंगे। कोई इंपेयरमेंट है गुडविल में वो लेस हो जाएगा, और जो भी एडजस्टमेंट है जहाँ पे अपने को पोस्ट में कुछ करना है वो अपन अब अगर हम लोग कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में कुछ करना है तो अपन अब इसमें करेंगे। चलो अपन देखते हैं अपन इसमें अब कैसे कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। ये आ गई हमारी कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। सबसे पहले अपन ने राम लिमिटेड का जो बैलेंस है वो ले लिया, आपको बैलेंस शीट में दिख जाएंगी। रिटेन अर्निंग 1,14,400 की और रिजर्व्स 6 लाख के। ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन का शेयर पेरेंट वाला 40,200 में लेके चलूँ आपको उस जगह पे जहाँ पे अपन ने कैलकुलेट करा था, ये आ गया 40,200 पेरेंट का शेयर। ध्यान रखना पेरेंट का शेयर अपने को इसमें लेना है, क्योंकि अपन कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी बैलेंस शीट ऑफ पेरेंट कंपनी वाली बना रहे हैं, तो पेरेंट का शेयर ले लिया। लेस एक एडजस्टमेंट और करा था अपन ने, कौन सा करा था, डिविडेंड का। बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इस चीज़ में आपकी कोई और हेल्प नहीं कर सकता, ये आपको प्रैक्टिस से समझ आएंगे। और जब आप स्टेप्स सारे याद कर लोगे, क्योंकि देखो अल्टीमेटली तो अपने को एग्जाम में बैलेंस शीट मैच करनी है, सिंपल स्टूडेंट भाषा में आपको मैं स्टूडेंट बन के बताऊँ तो ये तो आपको ही पता है, मुझे ही पता है। ठीक है, चलो क्या है अपने को, लेस पेरेंट कंपनी शेयर 60% फ्रॉम ग्रुप रिटेन अर्निंग। स्टेप 6 कर देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साहब, स्टेप 6 में जब अपन ग्रुप रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करेंगे तो पेरेंट कंपनी का शेयर 60% का लेस करेंगे। चलो अपन लेस करते हैं, कितना हुआ पेरेंट कंपनी का शेयर, 40,000 का 60% यानी 24,000। चलो 24,000 अपन इसमें से लेस कर देते हैं, 24,000 लेस कर दिया मैंने। क्या आ गया मेरा, 1,30,000 रिटेन अर्निंग का टोटल, रिजर्व्स का टोटल था, यानी कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंस शीट 7,30,600 की आ गई। ठीक है, यानी अपन ने हमारे 6 स्टेप्स पूरे कर लिए। अब अपन फाइनल अपने 7th स्टेप पे चलेंगे, जिसमें अपन हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। अपन ने ये भी कर लिया। अब अपन आते हैं हमारे 7th स्टेप पे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कैसे बनेगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ऐड ऑल अमाउंट्स ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सारे के सारे अमाउंट पेरेंट और सब्सिडरी, क्योंकि अपन कंसोलिडेट करें तो दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे। हाँ ऐड करेंगे, चलो कर देते हैं ऐड, अपन ने ऐड कर दिया।
राइट। गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज जो अपन ने कैलकुलेट करा, अगर गुडविल है तो असेट साइड में आएगा, गेन ऑन बार्गेन परचेज यानी कैपिटल रिजर्व तो रिजर्व्स में ऐड होगा। अगर इसमें रिजर्व्स में आता तो अपन इसमें अभी जो कंसोलिडेटेड इक्विटी बना रहे थे ना अपन, उसमें अपन ऐड कर देते, लेकिन इसमें तो गुडविल है तो अपन असेट साइड पे लिखेंगे। राइट। एनसीआई जो अपन ने कंसोलिडेशन डेट पे कैलकुलेट करी थी, दूसरी वाली एनसीआई आपको ध्यान हो तो, जो स्टेप 4 में अपन ने करी थी वो कर देंगे। कोई इंपैक्ट ऑफ एडजस्टमेंट आने, हाँ आएंगे ना, फेयर वैल्यू इंक्रीज थे इतने सारे असेट लाइबिलिटी में, वो अपन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में करते, याद है ऊपर अपन ने पढ़ा था ये तो प्री में ऐड कर दो और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ऐड कर देना, अब उसका टाइम आ गया। डू नॉट राइट द फॉलोइंग इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, क्या नहीं लिखना है अपने को, इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ पेरेंट कंपनी इन द सब्सिडरी कंपनी मेंशन्ड इन द असेट साइड ऑफ पेरेंट बैलेंस शीट। दिख रहा था आपको, याद है जो अपने परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट लिया था वो अपने को इसमें अब नहीं लेना है, अब तो कंसोलिडेट हो रहे हैं, एक ही बैलेंस शीट बन रही है, अब क्या दिखाऊंगा इन्वेस्टमेंट। दूसरा, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, वो भी आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं लेना है, क्योंकि अपन ने उसके सारे एडजस्टमेंट्स कर दिए, उसको अपन ने नेट असेट्स वगैरह सब में एडजस्ट कर दिया, अपन उसको अलग से वापस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं लेंगे। बिल्कुल ध्यान से देख लेना है, दोनों पॉइंट ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ पेरेंट कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी मेंशन्ड ऑन द असेट साइड ऑफ पेरेंट बैलेंस शीट, बिल्कुल स्टूडेंट लैंग्वेज में, स्टूडेंट ओरिएंटेड नोट्स है ये। मेंशन्ड ऑन द असेट साइड ऑफ पेरेंट बैलेंस शीट की असेट में जो आपको दिख रहा है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, वो अपने को नहीं लेना है। और दूसरा, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल रिजर्व्स अपने को नहीं लेनी है, ध्यान रखना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त। ठीक है, चलो अपन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में चलते हैं। अपन चलते हैं, हमारा लास्ट स्टेप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मैं भी खुश हो रहा हूँ कि क्वेश्चन खत्म होने वाला है, आप भी खुश हो जाओगे क्वेश्चन खत्म होने वाला है। चलो अपन बनाते हैं हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये आ गए। सबसे पहले हमारे नॉन करेंट असेट्स। अब आप अपना क्वेश्चन देखना, मैं बार बार ऊपर जाऊंगा हर असेट के लिए तो बहुत दिक्कत होगी, वीडियो भी लंबी होगी और हो सकता है फिर स्क्रॉल करने में और हैंग वैंग हो जाए। चलो ठीक है, छोड़ो। चलो, नॉन करेंट असेट सबसे पहले हमारा क्या है, पीपी। पीपी में सबसे पहले हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, एक है पेरेंट की, एक है सब्सिडरी की, और ये क्या है हमारा फेयर वैल्यू इंक्रीज। ध्यान है 2 लाख का फेयर वैल्यू इंक्रीज था, हाँ था, ये अपन ने कर दिया 8,60,000। प्लांट एंड मशीनरी, पेरेंट की, सब्सिडरी की, फेयर वैल्यू इंक्रीज ध्यान था, ऐड करा था, फेयर वैल्यू इंक्रीज 1,50,000 का मैंने कैलकुलेट करा था। और ये हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन, याद है एडजस्टमेंट क्या था, चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार एडजस्टमेंट क्या था इसका, क्या था एडजस्टमेंट क्या था, ये देखो ये रहा। क्या करना था अपने को, पोस्ट एक्विजिशन में तो ऐड कर दिया साहब, ये अपन को क्या है, अच्छा ये तो नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला आया था अपने यहाँ पे, ध्यान है 5,000 का एडिशनल आया था। हाँ देखो, लेस फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन, ये तो अपन ने कर दिया था स्टेप 2 में। लेस फ्रॉम दैट असेट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, देखो वो अपन ने कर दिया यहाँ पे, लेस फ्रॉम दैट असेट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये अपन ने उस असेट में से इसको लेस कर दिया, ये देखो यहाँ पे अपन ने लेस कर दिया। और जो फेयर वैल्यू इंक्रीज था वो ऐड कर दिया। गुडविल कैलकुलेट करिए अपन ने स्टेप 5 में 1,65,800 की लिख दी। करेंट असेट्स इन्वेंट्री, ये फेयर वैल्यू इंक्रीज हुआ था, ये अपन ने ऐड कर दिया। फाइनेंशियल असेट ट्रेड रिसीवेबल, कुछ था ही नहीं इसमें तो कुछ ऐड लेस करना ही था, दोनों की अपन ने सिंपल ऐड करा, ऐड कर लिख दिया। कैश कुछ था ही नहीं, सिंपल दोनों का ऐड करा, लिख दिया, हो गया असेट साइड कंप्लीट। इक्विटी में शेयर कैपिटल मैंने आपको बता दिया था, सब्सिडरी की नहीं लेनी है, सिर्फ पेरेंट की लेनी है। अदर इक्विटी अपन ऊपर अभी कैलकुलेट करा 7,30,600 का फिगर, याद है, ये देखो ये रहा, मैंने नीचे भी लिख रखा होगा, आई थिंक जरूर लिखा हुआ होगा, ये रहा स्टेप 6 बिल्कुल। अदर इक्विटी 7,30,600, ऐसी की ऐसी आपको उठा लेनी है। एनसीआई अपन ने कंसोलिडेशन डेट का एनसीआई लेना ध्यान से, स्टेप 4 कौन सा, 4,30,600 दिखाऊँ आपको स्टेप 4, ये रहा 4,30,600। भाई ये तो ओपनिंग था, इससे थोड़ी मतलब है, कंसोलिडेशन डेट पे देखना तो एनसीआई कितना है, 4,30,600 अपन ने ले लिया, कहाँ ले लिया, ये ले लिया। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ में क्या है, ट्रेड पेबल में कुछ इंक्रीज था, याद है, ट्रेड पेबल इस साइड लिखा हुआ था लेफ्ट साइड, ऊपर देखना आप क्वेश्चन आपको ध्यान आएगा, 2 लाख का वो अपन ने ऐड कर दिया, लिख दिया। बैंक ओडी सिर्फ एक का ही है इसमें, दूसरे का नहीं है, 1,60,000 अपन ने लिख दिया। हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई, एग्जाम की सबसे बड़ी खुशी हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाए। ठीक है, तो नोट्स लिखे हुए हैं पीडीएफ में, उस नोट्स का इंप्लीकेशन क्या है, स्टेप बाय सब कुछ लिखा हुआ है पीडीएफ में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सपोर्ट करना मेरे चैनल को, है ना। एक एक कंसोलिडेशन का क्वेश्चन लिखने में, करने में और रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगता है, आपको भी पता है ये बात, है ना। और मुझे पता नहीं कितना टाइम हो चुका है, आई थिंक कितना मिनट हो गया होगा, मेरे को इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप प्लीज़ सपोर्ट जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना कि ऐसे कंसोलिडेशन के क्वेश्चन एक इंसान करा रहा है। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिर्फ स्टेप्स ध्यान रखना, देखो मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, ठीक है, मतलब ठीक है सी हूँ लेकिन स्टूडेंट ही हूँ मैं भी, ठीक है, बच्चा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है स्टेप ध्यान रखोगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना, सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।